नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। आज के अपने इस वीडियो में हम भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर आज हमारा पहला पॉइंट है कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, यानी कि ग्लोब या मानचित्र पर भारत कहाँ पर स्थित है। अगर ये आपको बताना होगा तो आंसर आपका होगा उत्तरी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में, या फिर यूं कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में। चतुर्थांश शब्द का यहाँ पर प्रयोग करना बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये हमारा ग्लोब होता है, यहाँ पर इक्वेटर, ये 0 डिग्री देशांतर, तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर होती है। अब अगर डायरेक्शन के आधार पर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को देखेंगे तो भारत कहीं पर नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंटल में पड़ेगा, यानी कि उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में, लेकिन बहुत हद तक ये सही नहीं होता है। इसलिए आप उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध का आंसर चुनेंगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है भारत की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसा है। तो भारत की जलवायु की बात करेंगे तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। इसमें से भी वर्षा ऋतु का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग नामकरण की बात करें तो नामकरण यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैन पौराणिक और बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम क्या होता है, जम्बू द्वीप। इसके बाद आपने वायु पुराण का नाम सुना होगा, तो वायु पुराण में भारत देश का नाम भारतवर्ष आपको मिलता है। इसके बाद जो हिंदुस्तान नाम है भारत का, वो है ईरानियों के द्वारा दिया गया या पारसियनों के द्वारा दिया गया, क्योंकि वो लोग क्या कहते थे, ईरान के लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता था। हिंदुस्तान उसको कहा गया उस एरिया को जहां पर सिंधु नदी का प्रवाह होता था। इसके बाद आर्यावर्त नाम दिया गया आर्यों की शाखा के नाम पर, और आर्य का मतलब होता है, ये आपके परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ। भारत में जो शाखा आर्यों की रहने आई उसी के नाम के आधार पर यहाँ पर देश का नाम आर्यावर्त रखा गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हमारे संविधान के अनुसार देश का नाम क्या होता है। तो संविधान के अनुसार अगर देश का नाम पूछा जाए तो इस बात का जिक्र आपको संविधान के आर्टिकल 1 में मिलता है, और यहाँ पर इंडिया और भारत ये दोनों नाम आपको मिलते हैं। और आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत। तो वहाँ पर इंडिया का मतलब कहा गया कि इंडिया को भारत समझा जाए, और ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर आपको कई सारे फैक्ट मिलेंगे, आपको बस ध्यान से बातों को मेरी सुनना है। इसके बाद एक सवाल और आता है कि देश की राजधानी क्या है। तो देश की राजधानी आप बताएंगे नई दिल्ली, और ये नई दिल्ली भी जो है ये किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है, 239A आई के अंतर्गत कहा गया है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित होगी। इसके बाद का जो पॉइंट है यहाँ पर हमने लिखा है राष्ट्रीय खेल क्या है देश का। तो देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, और साल 1928 से 1956 के बीच का जो समय था उसको हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो वो है मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय चीज़ों पर, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको थोड़ी सी आसान लगती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको समझने के लिए भी हैं। मैंने उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर लिखा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक स्तंभ, और ये अशोक स्तंभ को लिया कहाँ से गया है, तो वो सारनाथ से। अब अशोक चक्र में, अशोक स्तंभ में आपको यहाँ पर कुल 4 सिंह दिखाई देते हैं। 4 सिंह छपे होते हैं, लेकिन दिखते कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिखते हैं। आपके पास कोई सिक्का होगा
या कहीं पर भी आप अशोक चक्र देखेंगे तो वहां पर सिंहों की संख्या 4 है, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ हमको 3 दिखाई देते हैं। इसलिए कितनी संख्या है ये पूछा जाए तो आप 4 लगाएंगे, कितना दिखता है तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर जो ये सिंह हैं ये किस लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये साहस का प्रतीक होता है। इसके बाद इसके बीच में मध्य के चक्र यहाँ पर बना हुआ है और इस चक्र में कुल 24 तीलियां हैं और 24 तीलियों पर यहीं पर नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ों को समझ लिया कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, कहाँ से लिया गया, सारनाथ से, कितने सिंह हैं, 4 हैं, दिखते कितने हैं, 3 हैं, प्रतीक किसका है, साहस का है, बीच में यहाँ पर चक्र बना है और वहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक सवाल और बनता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब लागू किया गया है, तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को इसको घोषित किया गया और आप जानते हैं कि हमारा संविधान भी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज की बात। राष्ट्रीय ध्वज में आप देखेंगे तो सबसे पहला सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत पॉपुलर है कि इसका आकार कैसा होता है, तो आकार आप लगाएंगे 3 और 2 के अनुपात में। फिर इसके बाद कभी कभी आपको कलर में भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि केसरिया वाला ऊपर रहता है या फिर ग्रीन वाला। तो सबसे ऊपर जो है वो केसरिया रंग रहता है और ये केसरिया रंग जो है वो साहस और ताकत का प्रतीक है। यहाँ पर बीच में एक सफ़ेद पट्टी होती है जिसका मतलब होता है शांति और सत्य का, और उसके बाद यहाँ पर ही एक नीले रंग की 24 तीलियां बनी होती हैं और ये जो है हमेशा और हमेशा प्रगति करने का संकेत देता है। और नीचे जो रंग होता है वो हरा रंग होता है और हरा रंग शुभ विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है। इसके बाद एक सवाल और आता है कि भारत के तिरंगे झंडे की परिकल्पना किसने किया था, तो परिकल्पना किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने देश के झंडे को डिजाइन किया था। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि देश का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। राष्ट्रीय स्मारक जो है वो है इंडिया गेट और ये बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यहाँ पर सैनिकों का नाम लिखा गया है। और एक सवाल जो महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा जाता है, एक तो ये आपका सवाल पूछा ही जाएगा कि राष्ट्रीय स्मारक कौन है, तो वो होगा इंडिया गेट। और उसके बाद कब इसको बनाया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। इसके डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइनर का नाम आप याद रखिएगा और वो डिज़ाइनर थे एडविन लुटियंस। फिर इसके बाद राष्ट्रीय एक सवाल और आप बता दीजिए कि इंडिया गेट तो यहाँ पर हो गया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है और शक संवत का पहला महीना चैत्र और लास्ट वाला महीना फाल्गुन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च 1957 से इसको अपनाया गया और 78 ईस्वी पर आधारित है हमारा ये शक संवत वाला पंचांग। इसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्रा जो है देश की वो है रुपया। और रुपया का अभी आपने देखा था कि इसका एक सिंबल बनाया गया और सिंबल को जो डिज़ाइन किया था, वो आकार जिसने दिया था वो थे डी उदय कुमार। और सबसे पहले रुपए का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे शेरशाह सूरी। इसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा गया। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है हाथी और इसको विरासत की श्रेणी में डाला कब गया था, तो वो डाला गया 2010 में और 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया। इसके बाद सवाल है राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 243, इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान के 243 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा
कि राष्ट्रभाषा होता है कि राजभाषा होता है। तो संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 243 के अंतर्गत यहाँ पर राजभाषा दिया गया कि हिंदी राजभाषा और लिपि उसकी देवनागरी होगी। और एक फैक्ट यहाँ पर जुड़ा है कि विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को स्थान दिया गया है। फिर इसके बाद है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान जो है वो होता है जन गण मन अधिनायक जय हे। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और इसके बाद इसकी रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। और इनका उपन्यास गीतांजलि से इन्होंने इसको स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को इसको देश के संविधान द्वारा इसको अपनाया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर गान पूछा जाए तो जनगण मन, और अगर गीत पूछा जाए तो वंदे मातरम। गीत पूछा जाएगा तो वंदे मातरम और गान पूछा जाएगा तो जनगण मन। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ से लिया था। 24 जनवरी 1950 को इसको भी स्वीकार किया गया। यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, अगर इन दोनों में से किसी को पूछा जाएगा तो आंसर आपका दोनों क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को ही। फिर इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाए तो 22 जुलाई 1947 लगाना है। अब इसके बाद है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है। और इसका जो किस प्रजाति का है ये पूछा जाए तो पेंथेरा टाइग्रिस लिनन्यास प्रजाति का ये होता है। इसके बाद आप जानते हैं बंगाल टाइगर यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको हम शेर ए मैसूर भी कहते हैं। और 1973 में बाघों की संख्या आपको पता है कि लगातार कम हो रही है। तो बाघों की लगातार घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए 1973 में बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। एक सवाल आपको बताना है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कुल कितनी है? तो ये हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो वो कमल है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय फूल कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इस तरह का सवाल नहीं, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको इनके वैज्ञानिक नाम हैं। तो राष्ट्रीय पशु अगर पूछा राष्ट्रीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा वो होगा नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम इसका क्या होगा? तो पावो क्रिस्टेटस। इसके बाद जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीव डॉल्फिन है। और इसको 2009 में जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेसिस। इसके बाद है राष्ट्रीय फल। और राष्ट्रीय फल आप जानते हैं कि आम होता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेनिगेफेरा इंडिका। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था हमारे भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसको आपको एक दो बार देखना है। थोड़ा सा अगर आप पॉसिबल हो तो इसको स्क्रीनशॉट बीच में ले करके कहीं इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर आपने सिर्फ हमने इतना ही कम से कम समय में आपको बहुत सारे फैक्ट दे दिए हैं। इसको आप एक दो बार अच्छे से सुन करके देख करके इसको तैयार करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।